Namaste, everyone, and welcome back to another powerful episode of the TSS Talk Show. My name is Ruchira, and I'm the founder of the Social Samaj. And today's conversation is honestly very important for every hustler, for every startup owner, every business owner of Kutch. Because if you go to see, the real growth of India comes from our very own Kutch, from very own Gandhidham, placed between three of the most important ports. And today we're going to have this conversation with somebody who's seeing this growth, seeing industries, seeing ports, and seeing startups up close, right from the heart of the Gandhidham Chamber of Commerce. So help me welcome Mr. Mahesh Poj. Very good morning, sir. It's an honor to have you with us on our podcast. Welcome to the podcast. थैंक यू। सर, हम ये पॉडकास्ट एक्चुअली इसलिए शूट कर रहे थे ताकि हम कच्छ और कच्छ के फ्यूचर के बारे में बात करें। Okay. बट माय फर्स्ट क्वेश्चन विल नॉट बी द फ्यूचर। आप कच्छ को आज कैसे देखते हैं? कच्छ आज का देखने जाए तो मैं ये बोल सकूंगा कि आज जिस विजन से इंडिया में काम हो रहा है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी आप देखिए कभी चौथे नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और लगता है कि ये ईयर के एंड में या नेक्स्ट ईयर के एंड तक हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। यहाँ पे इंडिया, यूएस और चाइना के बाद तीसरा इंडिया आ जाएगा। तो उसमें जो अभी मेनली जो विजन है गवर्नमेंट का, वो ब्लू इकोनॉमी पे जा रहा है। तो ब्लू इकोनॉमी मीन्स जो सी के थ्रू जो भी अपना इनकम क्रिएट होता है या सी बिजनेस से जो भी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर है पूरा। तो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मतलब ये है कि कच्छ या गुजरात इतना लकी है कि गुजरात के पास 1600 किलोमीटर से ज्यादा सी फेसिंग है, दरिया किनारा है। और कच्छ का तो पूरा आप देखिए तो लगभग 600 से 700 किलोमीटर पूरा कच्छ सी पे भी है। और 2 मेजर पोर्ट है, तीसरा मेजर पोर्ट डीपी वर्ल्ड का बन रहा है। तो कच्छ का फ्यूचर मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि ग्रोथ इंजन में, गुजरात के ग्रोथ इंजन में अहमदाबाद और सूरत के बाद में तीसरा कच्छ मेरे हिसाब से आएगा। और हो सकता है दूसरे नंबर पे भी पहुंच जाए कच्छ। तो आने वाला कच्छ का फ्यूचर मेरे को ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया लग रहा है। करेक्ट। एंड सर, आपने अपनी जर्नी बिजनेस में कहाँ से शुरू की? हाउ डिड यू एम्ब्रेस योर बिजनेस जर्नी? मेरा बिजनेस का जर्नी का मैं बताऊं तो एक्चुअल में यहाँ कच्छ से ही नेटिव में हूँ, रापर तालुका जो पड़ता है वहीं से हूँ मैं। और ये हुआ था जब स्टडी कर रहे थे तो फादर का एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में फादर एक्सपायर हो गए। तो एक छोटी उम्र में ही, मतलब तब शायद 12th में था या फर्स्ट ईयर में था, तब से पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया और तब से बिजनेस में मैं जुड़ गया हूँ। लेकिन उसके बाद जो गांधीधाम, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं 92-93 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद गांधीधाम का भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। और मैंने भी एक जीरो से शुरुआत की थी मेरी लाइफ की भी। तो गांधीधाम में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, मैं ये बोलूंगा कि गांधीधाम में जो बंदा बिजनेस में अगर फेल जाता है या बिजनेस नहीं कर पाता है तो शायद वर्ल्ड के कोई भी कोने में वो बिजनेस नहीं कर पाएगा और ना ही कभी वो आगे पैसा कमा सकेगा। जहां तक मेरा थिंकिंग है, हो सकता है उसमें मैं गलत भी हूँ, काफी लोग बाहर जाके भी सक्सेस हुए हैं, लेकिन जहां तक मैं मानता हूँ तो मेरी जर्नी गांधीधाम से शुरू हुई। शुरू में मैंने रियल एस्टेट का काम किया, थोड़ा बहुत लेने देने का, बेचने का, एज अ ब्रोकरेज भी किया। फिर धीरे धीरे खुद का इन्वेस्टमेंट करते गए। फिर हम लोग मेरे पार्टनर है अरुण कोठारी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग ने साथ में मिलके हाउसिंग कॉलोनीज बनाई। फिर हम लोग धीरे धीरे ये सोचा कि आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बताया, एक अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है कच्छ में। तभी भी हमको लग रहा था कि आने वाले टाइम में पोर्ट डेवलप होगा। ये 2001-2 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिर 2001 में अर्थक्वेक आया, वापस 2-3 साल कच्छ बैक हो गया, वापस इतना जल्दी से उठा। जो नरेंद्र मोदी साहब के विजन से उस टाइम के सीएम वो थे, तो उस टाइम भी हमको लगा कि पोर्ट का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग फिर वेयर हाउसिंग फील्ड में भी आए धीरे धीरे। वेयर हाउसिंग से फिर हम लोग कांडला में लिक्विड टर्मिनल में भी है। और फिर अभी एसएस पाइप का, हमारा विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के नाम से एक कंपनी है वो, और लिस्टेड कंपनी है वो भी। तो काफी अच्छा मतलब ये जर्नी रहा और कच्छ में जो सीखने को मिला, काम करने को मिला और बहुत अच्छा मिला। करेक्ट। और सर, ऐसा है कि लास्ट 10 सालों में सर आपके साथ, मतलब आपने जो बोल रहे आप चेंजेस देखे हैं सर, आई थिंक बिजनेस डायनामिक्स भी कच्छ के 10 साल में चेंज हुए हैं, स्पेशली गांधीधाम के। तो ऐसा क्या प्रोमिनेंट रहा उस चेंज में? वॉज इट ओनली द पोर्ट या वॉज इट हमारा कच्छ का टूरिज्म? ऐसा क्या हुआ जो 10 साल में इतना चेंज आ गया कच्छ में? सबसे बड़ा तो मैं उसमें रोल दूंगा तो पोर्ट को ही दूंगा, क्योंकि आज पोर्ट का देखिए आप कार्गो पूरे इंडिया का, लास्ट ईयर का ही मैं अगर आपको बताऊं तो 1500 मेट्रिक मिलियन टन पूरे इंडिया का कार्गो जाता है। उसमें से 200 मेट्रिक मिलियन टन अचीव किया है कंडला पोर्ट ने किया, सॉरी मुंद्रा पोर्ट ने किया। 150 मेट्रिक मिलियन टन किया कंडला पोर्ट ने किया है।
ये दोनों पोर्ट ने मिला के 350 मेट्रिक मिलियन टन किया है। इस बार दोनों का टारगेट 20% ज्यादा है। जी तो इसके हिसाब से लास्ट 5 या 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि इंडिया का 30% कार्गो अपने गांधीधाम से जा रहा है। गांधीधाम में आई मीन कच्छ से जा रहा है। यस तो ये हो गया कि वो जितनी भी कंपनियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी थी उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण कच्छ में आने का मन हुआ। जी कच्छ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, अर्थक्वेक के पहले कुछ 2500 करोड़ या इतना कुछ था, आज की डेट में 6 लाख करोड़ से ज्यादा कच्छ में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। करेक्ट तो वो भी एक काफी बड़ा अचीवमेंट है, पोर्ट है अपने पास। सेकंड अचीवमेंट है अपने पास मिनरल्स, बेंटोनाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, चाइना क्ले और भी काफी मिनरल्स है, जो इसके कारण सीमेंट इंडस्ट्रीज काफी आई। करेक्ट तीसरा अपने पास है लैंड जैसे आप सोल्ट का देखते हैं तो सोल्ट प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में पूरे एक ही एरिया में सोल्ट प्रोडक्शन होता है, वो कच्छ है। अच्छा और इंडिया का भी 70% प्रोडक्शन गुजरात में होता है, गुजरात का 70% अपने कच्छ में हो रहा है। जी तो उसके बाद में उसके थ्रू जो ब्रोमाइन बनता है, केमिकल बनता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आते गई। तो ये 3-4 चीजें कच्छ के लिए बहुत मतलब एडवांटेज बोलूंगा या बूस्टर साबित हुई, जिसके कारण कच्छ का काफी डेवलपमेंट हुआ। उसमें फर्स्ट पोर्ट आ गया, मिनरल्स है उसको, और आपने टूरिज्म बोला, टूरिज्म को भी मैं बोलूंगा कि आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, टूरिज्म नहीं था लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे मालूम है 17 साल पहले जब ये व्हाइट रण में चालू हुआ था अपना ये कार्निवल, कच्छ कार्निवल के नाम से पहले चालू किया था। रणोत्सव बाद के साल में वाले कच्छ कार्निवल के साथ ये चालू किया था। तो तब 15 से 20 हजार टूरिस्ट आए थे, और लास्ट ईयर का गवर्नमेंट का हम लोग देखे तो 5 से 5.5 लाख टूरिस्टों ने विजिट किया है, और इस बार 7 लाख टूरिस्ट आने वाले हैं। तो ये टूरिज्म बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनकम देने वाला बिजनेस है, सबसे ज्यादा रोजगारी मतलब एम्प्लॉयमेंट देने वाला बिजनेस है, और जो पैसा रन होता है वो काफी क्विकली रन होता है उसमें। करेक्ट तो ये 3-4 चीजें कच्छ के लिए अच्छी बूस्टर साबित, और ये 5 चीजें जो अपन देखी है 10 साल में, वो आने वाले 5 साल में जो 10 साल में बढ़ी है वही आगे 5 साल में बढ़ेगी, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी रन कर रही है, तो अब देखिए कि आज अभी इंडिया 4.12 या 4.33 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है। करेक्ट तो आज से 10 साल पहले 2.63 थी, और 2.6 से आज 4.3 ऑलमोस्ट डबल हो गई। मतलब ये हुआ कि इंडिया 47 में आजाद हुआ, 47 से लेकर आज अपना 2025 चल रहा है, तो 2015 तक 2.63 तक पहुंचे थे। तो आज 65 साल में जो अचीव किया उतना ही ये 10 साल में अचीव किया है, 263 से अपन इधर पहुंचे हैं। तो इसका मतलब इतना डेवलपमेंट हुआ, इतनी रोजगारी आई, इतना इंडस्ट्रीज आया, वो सब कुछ आया है। और जिस तरह से विजन से अभी काम कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन को या 6 ट्रिलियन को 10 साल में अचीव करेंगे, तो आप सोचिए कि ये 10 साल में जो 2 ट्रिलियन बढ़ी वो आने वाले 5 से 6 साल में बढ़ेगी। तो ये सब पूरा फायदा 100% जहाँ पे पोर्ट होंगे उसको मैक्सिमम मिलेगा। और जो 5 अपन ने जो 5 फील्ड की चर्चा की, वो आने वाले 5 साल में मेरे को तो जो बूस्टिंग 12 या 15 साल में मिला है, वो बूस्टिंग मेरे को आने वाले 5-6 साल में और मिलेगा। तो ये कच्छ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड सर, ये इसका जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ द 3 पोर्ट्स एंड द मिनरल्स दैट वी हैव, हम कहीं ना कहीं इसको इंडिया का बैकबोन ऑफ ग्रोथ भी देख सकते हैं, एज अ स्पाइन में भी, कि यहाँ से ग्रोथ इमर्ज हो रहा है गोइंग टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री? ऐसा डेफिनेटली, क्योंकि अब देखिए कोई भी कंट्री का ग्रोथ जहां से भी हुआ है, उस कंट्री के पोर्ट डेवलप हुए हैं, जो जहाँ पे ये मतलब पोर्ट डेवलप हुए हैं। और हाँ, दुबई देखिए या सिंगापुर देखिए, उनके पास ना कुछ प्रोडक्शन है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन वो अच्छे से अच्छे ट्रांजिट पॉइंट है। तो उसी लाइन पे अभी इंडियन गवर्नमेंट भी काफी अच्छा काम करे, जो विजन 2047 में जो लेके चल रही है उनको। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1500 मेट्रिक मिलियन टन कार्गो पूरे इंडिया का है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके। विजन 2047 में गवर्नमेंट ने टारगेट किया है तब तक 10,000 मेट्रिक मिलियन टन कार्गो होगा। तो उसके हिसाब से आज आप देखिए 1500 मेट्रिक मिलियन टन इतने पोर्ट में जाते हैं, लगभग पोर्ट बिजी रहते हैं। तो आज 10,000 मेट्रिक मिलियन टन जब हो जाएगा, कितने पोर्ट्स चाहिएंगे, कितने वेयर हाउसेज चाहिए, कितने ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कितने और एम्प्लॉयमेंट चाहिएगा, कितने एक्सपर्ट चाहिएंगे। तो ये सब जो जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, तो जैसे आपने बताया कि मिनरल्स तो है ही है, लेकिन
कच्छ में मैं बोलता हूँ पोर्ट है वो सबसे बेस्ट है, और पोर्ट होने के साथ साथ कच्छ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे लैंड अवेलेबल है। आज बॉम्बे देख लीजिए, आज नावा सेवा देख लीजिए, JNPT देख लीजिए, कोलकाता पोर्ट देख लीजिए, कहीं पे भी पोर्ट डेवलप है, लेकिन आगे किसी को 25-50-100 एकड़ 10-20 किलोमीटर के रेंज में चाहिए तो वो है नहीं। कच्छ के पास वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लैंड अवेलेबल है। इसीलिए आपने बोला, सही बोला कि ये दो चीज, पोर्ट, मिनरल्स और ये टूरिज्म, ये बूस्टर साबित हो गए। Correct. और also sir, taking this conversation a little further sir, to specific to गांधीधाम। गांधीधाम एक टाइम पे एक डिफरेंट शहर था जहाँ पे इमिग्रेंट्स थे, बट वो इमिग्रेंट्स सर आफ्टर 1947 से पाकिस्तान से आए हुए, वी कैन कॉल सिंधी कम्युनिटी, हमारी जो महेश्वरी कम्युनिटी, ऑल ऑफ देम आर इमिग्रेंट्स टू यस। एंड अब इफ यू गो टू सी सर, नाउ देयर इज मिक्स्ड, बॉम्बे जैसा क्राउड हो गया, देयर आर बंगालीज, देयर आर साउथ इंडियंस, देयर आर मिक्स्ड कम्युनिटीज, बिकॉज ये सब काम के सोर्स के लिए यहाँ आए हैं। तो as a maybe we can say reflection of Bombay ही बोल सकते हैं कि it was going towards a metropolitan side. So you have seen the growth of land with all communities coming in and even the structure of Gandhidham changing. आपको गांधीधाम का क्या ओपिनियन है एज अ सिटी? गांधीधाम के सिटी के बारे में बोलूंगा तो गांधीधाम जो है वो आज़ादी के बाद बसा हुआ शहर है। जो इमिग्रेट होके भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन, वो इमिग्रेट होके आए थे यहाँ पे रहने के लिए, और उस टाइम अपने पास पोर्ट नहीं था, कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया था, तो इंडिया को भी नॉर्थ इंडिया का कार्गो लाने के लिए एक पोर्ट की जरूरत थी। तो सरदार पटेल साहब के विजन के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे कंडला, तब नकटी बोला जाता था, तो कंडला को यहाँ पे जेटी उन्होंने डेवलप करने का प्लान किया। लेकिन यहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे, तो वो गांधी जी ने आइडिया बताया कि अपने माइग्रेट होके आए हैं, उनको वहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो उनके कहने से ये बसा था, और जब ये राजा ने अलॉट किया ये लैंड, उस टाइम गांधी जी का भी देहांत हुआ, मतलब ये जो भी इंसिडेंट्स हो गया उनका। इसीलिए जब राजा के पास गया तो राजा ने बोला था कि ये मैंने सिटी जो है, लैंड है, जो गांधी जी के कहने से दी है, तो इसमें कुछ गांधी जी का नाम रहे, ऐसा कुछ आप सिटी का नाम रखना था। इसीलिए गांधीधाम इसका अपना इतिहास उसका बोले तो ये है पूरा। और गांधी जी समाधि भी आप देखिए, एक दिल्ली में है गांधी समाधि, और दूसरे अपने आदिपुर में, तो पूरे उनके अस्थि लाए थे उस टाइम, और अस्थि यहाँ पे उनके है। तो गांधीधाम का ये इतिहास रहा। और जैसे आपने बताया, उस टाइम 2 या 3 कम्युनिटी थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का पोर्ट डेवलप होता गया, और आपने सही बोला कि आज गांधीधाम जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया। और सभी, मैं चैम्बर के व्यू से बोलूंगा था, जैसे हम लोग चैम्बर में काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ सभी कम्युनिटी साथ है, और मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये आंध्रा से, ये केरला से, ये पश्चिम बंगाल से, या बिहार से, यूपी से, कुछ भी है केरल। तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के साथ साथ सब लोग यहाँ पे एक टारगेट से आए, अपना जो भी जगह था छोड़ के, कि हमको बिजनेस करना है, यहाँ पे सेटल होना है। तो सब लोगों ने खूब मेहनत की है। उनका तो ग्रोथ हुआ है, साथ में सिटी का भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। उसमें भी अभी गुजरात गवर्नमेंट का भी ये प्लेटफॉर्म से भी थैंक्स बोलेंगे, और संसद सभ्य श्री, धारासभ्य श्री ने भी काफी अच्छी मेहनत की, और गांधीधाम को महानगर पालिका दिलाई। आज महानगर पालिका होने से यहाँ पे काफी और फैसिलिटीज भी आ जाएगी। और सबसे अच्छा तो वो है कि जैसे आपने बोला कि कॉस्मोपॉलिटन होते हुए भी सब लोग साथ में मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं, और बिजनेस में भी इतने जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे काफी बिजनेस ऐसे हैं कि एक केरलियन पार्टनर है, दूसरा गुजराती है, या एक उत्तर प्रदेश से, दूसरा महाराष्ट्र है। काफी ऐसे पार्टनर्स हैं कि साथ में मिलकर 30-30, 25-25 साल हो गए काम कर रहे हैं। तो ये सिटी का माहौल सबसे अच्छा है, और पूरे इतिहास में, मतलब शुरू से अब तक गांधीधाम में कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ। काफी सिटी में हम लोग देखते हैं एक्स कम्युनिटी वाई कम्युनिटी के साथ हो जाता है। गांधीधाम के इतिहास में आज तक कभी 2 कम्युनिटी के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, माथाकुट हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट ही बिजनेस है। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, खुद को आगे ले जाना चाहते हैं, और शहर को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड सर, इसी बात को आगे लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ गांधीधाम? अब ग्रीन एनर्जी केपीटी लेके आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन है, तो हमारी जनरेशन के लिए आप आगे क्या देखते हैं नेक्स्ट 10 साल में इन गांधीधाम? ऐसा कुछ है जो शायद हम मिस कर रहे हैं एज द यूथ? मतलब सबको लकड़ा दिख रहा है सर, सॉल्ट दिख रहा है, जमीन दिख रही है, बट बियॉन्ड, एंड पोर्ट है उसके, देयर आर लॉट ऑफ सपोर्टिंग बिजनेसेस आल्सो दैट द यूथ इज मिसिंग। तो आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, आपने वैसे गांधीधाम के लिए सवाल पूछा है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगर यूथ के लिए ही पूछ रहे हैं तो यूथ को तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं गांधीधाम में क्या करूं बिजनेस, क्योंकि अभी दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है ना। वो पहला जियो वाला डायलॉग है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में। ये मोबाइल आने के कारण, AI आने के कारण, मेटा आने के कारण आप देखिए कि
दुनिया आपकी मतलब मुट्ठी में ही है अगर जी, आप एकदम। चाहो तो। इसीलिए मैं तो गांधीधाम का अगर पर्टिकुलर एक बार बात कर ले तो गांधीधाम का तो मैंने जैसे आपको बताया कि कच्छ का तो फ्यूचर ब्राइट है ही है। गांधीधाम जी। में क्या बिजनेस कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन 4 या 5 जैसे बिजनेस के लाइन है वो आपने बताया ऐसा ही है कि मेजर उसी में है कि लकड़ी में गए, सोल्ट में गए, ट्रांसपोर्ट में गए या शिपिंग में गए। 5 या 6 यहाँ के लोग मैन्युफैक्चरिंग में काफी कम जा रहे हैं। मैं तो बोलूँ मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहिए, बड़े से बड़े जेवी लाना चाहिए। उसके सिवाय ये देखे कि हम सब लोग देखते हैं रोज रोज के इन्होंने एक्स कंपनी बनाई, वाई कंपनी बनाई। जी। मैं तो बोलूँ कि यहाँ के लोगों को बेस्ट से बेस्ट नई नई आइडियाज में जाना चाहिए। अगर आप यूथ का ही पूछ रहे हैं, एक बिजनेस तो करो ही साइड में, लेकिन रोज का 2-3 घंटा ऐसे दो कि कुछ नया करना है। आज आप कोई भी कंपनी निकाल लीजिए, मैं 2-3 एग्जांपल भी दूंगा कि टॉप 10 आइकॉन कंपनी दिखा लीजिए कि वो 1 लाख करोड़ तक जो पहुंची है कंपनी। जी। और नेटफ्लिक्स देख लीजिए तो वो भी एक आइडिया ही है। मतलब Yes, yes, ऐसी आइडिया दीजिए कि लोगों को आप सोते सोते क्या देख सकते हो, बैठे बैठे क्या देख सकते हो, उसको खड़ा नहीं होना पड़े, क्या देख सकते हो। Correct. वो आइडियाज आपके 100% चलेंगे। और नए आइडिया जो भी होंगे, मैं ये खास बोलूंगा यूथ को, आपका नया आइडिया जो होगा उसके ऊपर एक बार लोग हंसेंगे ही। दूसरे को बोलोगे, दूसरा भी हंसेगा कि ये थोड़ा हो सकता है, तीसरा भी हंसेगा। लेकिन ऐसे 10 लोग आपके आइडिया पे हंसे ना, तो आपको समझ लेना कि आपका आइडिया बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? कि उसकी समझ से बाहर है वो आइडिया। आज आप देख लीजिए कि जोमेटो ने जिस दिन सोचा होगा कि अपन ऐसा कुछ काम करते हैं कि किसी को पार्सल देंगे, उसका 10 रुपया 20 रुपया चार्ज करेंगे, तो तब किसी ने ऐसा ही सोचा कि ऐसा कोई थोड़ा लेगा, वहां पे जाके खा के आएगा। आज जोमेटो के पास खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। सबसे बड़ा वो बिजनेस कर रहा है, हर एक रेस्टोरेंट वालों को उसकी जरूरत है। ओयो के पास होटल का एक भी रूम नहीं है, फिर भी शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रूम वो चला रहा है। ओला उबेर के पास खुद की एक भी टैक्सी नहीं है। ठीक है, इनके आइडियाज थे। नेटफ्लिक्स के साथ अपना कोई सिनेमा नहीं है, मैक्सिमम रिलीज वो रिलीज कर रहा है। यूट्यूब जो सब लोग यूज करते हैं, हम लोग यूथ या बड़े जो भी है, यूट्यूब खुद के एक भी कंटेंट नहीं डाल रहा है। आपकी मगज में आइडिया है, आपने वो रील डाली, ज्यादा लाइक होते हैं तो आपको क्रिएट हो। यूट्यूब के खुद का कंटेंट नहीं है, वो सब कुछ कर रहा है। ऐसे तो आप मतलब देखने जाएंगे तो काफी ऐसी लाइन है 8 या 10 की। एक माइंड में उसका आइडिया आया, उसने एम्प्लॉय किया है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ कि आपका अच्छा आइडिया है, उसको 2 जने मिलके, 3 जने मिलके, आज स्टार्टअप काफी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, काफी यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है, काफी अच्छे इंडस्ट्रीज हाउस भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप नया नया स्टार्टअप लाइए। और मैंने जैसे पहले आपको बोला कि कोई भी आपका अच्छा आइडिया होगा तो पहले लोग हंसेंगे। मैं आपको ही बोल देता हूँ, गांधीधाम में ही हमको 92-93 में किसी ने बोला था कि आप ये वाटर सप्लाई का आप कीजिए। तब हमने बोला कौन लेगा, रोज घर पे जाके कैन भर के ही जाता है, कौन 10 रुपए का पानी लेगा अपने से। और आज देखिए कि लास्ट 10 साल से पानी, मतलब ये वाटर का जो सप्लाई घर का है, सबने घर से वो निकाल दिया, ऑफिस में भी दे के जा रहे हैं। ऐसा ही मैंने आपको जैसे हंसने का बोला, तो आज समझ लो राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन सर्च किया तो उनकी स्टोरी में लिखा हुआ है कि जब हमने किसी को बोला कि ऐसे आदमी को लेके उड़ेगा, ऐसा हम लोग ये मशीन डेवलप कर रहे हैं, तो उसके सामने दुनिया ज्यादा से ज्यादा हंसी थी। लेकिन वो दोनों राइट ब्रदर्स को भरोसा था कि ऐसा होगा। तो आज देखिए वो इनोवेट होके आज विदाउट प्लेन का, एक बार आप दुनिया सोचिए कि अगर प्लेन नहीं होता तो क्या होता दुनिया में, तो एक आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही ग्राम बेल का देख लीजिए, उसने जब टेलीफोन पहले निकाला तो उसने काफी लोगों को बोला कि मैं यहाँ पे वायर रख के जा रहा हूँ, मेरा आवाज आए तो तू बताना। तो अगला बोला ये मतलब पागल है, ऐसे कोई थोड़ा कोई वायर में से यहाँ पे हेलो बोलेगा और अपने को सुनाई देगा। तो ये 2 चीज ऐसी है कि उसके सामने दुनिया खूब हंसी थी, लेकिन उसमें था कॉन्फिडेंट। ऐसी ही मैंने 5 या 6 कंपनी आपको बताई, वो जो भी उसके मेन ओनर है या जो भी है, वो जीरो में से आज ऊपर आया है। पेटीएम निकला, पेटीएम भी आप देख लीजिए। तो वो एक ऐसी आइडिया सोचिए कि लोगों का बैठे बैठे क्या दे सकते हो, उसको खड़ा नहीं होना पड़े, क्या दे सकते हो, तो वो आइडिया आपका 100% सक्सेस होगा। और मैं तो वो गांधीधाम के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आइडिया ही ऐसी सोचो कि आप गुजरात में दे सकते हो, इंडिया में दे सकते हो, इवन पूरे वर्ल्ड में दे सकते हो ऐसा। और अभी कुछ भी चीज बनाना हो तो एआई इतना एक्टिव है कि आपको कोई भी प्रोडक्शन करना हो, कुछ भी करना हो तो काफी इजी है। तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप जितने भी यंगस्टर है, कि आप ज्यादा से ज्यादा नए आइडिया सोचिए, नए नए काम कीजिए। जो भी काम करें उसमें 1-2 घंटा आप एआई में दीजिए या जो भी नए इनोवेशन में दीजिए, उसमें आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट ओनली सर, कि आज की जनरेशन स्पेशली हमारे यहाँ कच्छ में, आई हैव सीन पीपल अराउंड मी जो शायद मेरा फ्रेंड सर्कल है 30-35, तो इन्होंने क्या किया, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट मनी कि मैंने जो मेरे चाचा ने बिजनेस किया वही बिजनेस किया, मेरे मामा ने जो बिजनेस किया मैंने वही बिजनेस ट्राई किया, आई लॉस्ट मनी। तो ऐसा कौन सा एक स्किल सेट आपको लगता है कि मेरी जनरेशन को एटलीस्ट एक बार सीखना चाहिए ऐसा?
देखिए, एक तो जैसे आपने बताया वो सही है, एक आप बिजनेस का नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि एडवोकेट भी है, उसका लड़का भी एडवोकेट बन रहा है, उसका पोता भी एडवोकेट बन रहा है, 3-3 जनरेशन में देख रहा हूँ। ऐसे ही आप डॉक्टर में भी देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट में देख लीजिए, 4-5 बिजनेस ऐसे ही, और बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, आपने बोला है। जी लेकिन अभी के हिसाब से तो आप देखिए, तो पहले तो ये मैं यही बोलूंगा कि अब ये जो ये सोशल नेटवर्किंग है, आप जिसमें भी हो, आप कोई भी कम्युनिटी से हो, आप कोई भी बिजनेस कम्युनिटी से हो, कुछ भी हो, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि उनको अपना खुद का एक नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। जी क्योंकि आने वाला टाइम, अभी भी मैं मतलब हर एक जगह पे बोलता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी Absolutely. नेटवर्थ वही रहेगी जो आपका नेटवर्किंग होगा वही। क्योंकि आज मैंने थोड़ी देर जैसे पहले बोला, आज एआई आ चुका है, तो ये चीज जैसे मेरे को ये प्लास्टिक की बोतल बनानी है या मेरे को रिमोट बनाना है, तो 2 मिनट में जैसे एआई में फोटो डालूंगा, अभी ये मेरे को Product मैन्युफैक्चर develop कर रहा है, मेरे को पूरा डेटा आ जाएगा, आपकी ये मशीनरी लगेगी, ये स्टाफ लगेगा, आज की डेट में ये मेन सप्लायर है, आज की डेट में एकदम ये। तो लेकिन चलो वो आ गया मेरे पास, वो सब लोग ले सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मेरे को बेचना कहाँ है, मेरे को देना किसको है, मेरे किसको सपोर्ट ले, वो बिना नेटवर्क का नहीं हो सकता। आप एआई से नेटवर्क इतना नहीं बना सकते। correct. तो जितना हो सके, जितना बाहर लोगों को आप मिल सके उतना मिलिए, जहां पे भी चांस मिले, चाहे बिजनेस में चांस मिले, कोई कभी ऐसा मत सोचिए जहाँ पे 100 जने मिल रहे हैं, भाई यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, वहां पे तो कुछ नहीं होता है, कुछ वहां से नहीं मिलेगा, वो 2 जने आपको मिलेंगे, 2-2 नेटवर्किंग बनती जाएगी। जी और इसके साथ साथ एक सोशल मीडिया, कि आपको सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होके किस तरह से मार्केटिंग है। आज काफी प्लेटफॉर्म है, आप देखिए व्हाट्सएप से लेके लिंक्डइन हो गया, काफी मतलब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली 2-5-10 हजार लोगों से रीच कर सकते हो, अगर अच्छा होगा तो। Absolutely. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का और नेटवर्किंग का मैं बोलूंगा, ये 2 दो चीज skills. आने वाले टाइम में 2 स्किल्स करनी चाहिए। और जिस तरह से कच्छ का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो अपन ने 4 या 5 बिजनेस का चर्चा किया, उसका यहाँ पे जो है ना, उससे 2 गुना या 4 गुना ग्रोथ मेरे को आने वाले 5 साल में दिख रहा है। चाहे शिपिंग, मतलब शिपिंग में कुछ भी हो गया, क्लियरिंग हो गया, फॉरवर्डिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, मिनरल्स में एक्टिविटी, सोल्ट बेस्ड केमिकल, ब्रोमाइन अभी यहाँ पे बना रहे हैं, ब्रोमाइन से 10 जात के केमिकल बनते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो Correct. काफी ऐसे हैं कि यहाँ से 4 गुना ग्रोथ होगा। तो उसके साथ साथ 2 घंटे ये भी करे ऐसे करके। डन सर। एंड सर, हमारी जनरेशन, सिंस वी टॉकिंग, अभी वही बात चालू है, हमारी जनरेशन इज बेटिंग कि शायद गांधीधाम विल बी अ मिनी दुबई इन 2035 में भी। तो बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जो पोर्ट के एक्सपेंशन है, टेक पार्क्स बन रहे हैं, स्मार्ट पार्क्स बन रहे हैं सर, इवन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब डू यू थिंक स्कोप है मिनी दुबई बनने का? नहीं, वो पक्का है। दुबई बनने का क्यों है कि दुबई से आप देखिए तो हर एक कंट्री कनेक्टेड है। तो ऐसा ही आप देखिए कि यहाँ से मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि आज 350 मेट्रिक बिलियन टन कार्गो जा रहा है, मतलब आधा हिंदुस्तान, आधा भी नहीं, 75 इंडस्ट्रीज जो छोटा मोटा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, उसके कंटेनर यहाँ से जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कंडला गांधीधाम से कनेक्टेड हो गया है, Correct. या मुंद्रा से कनेक्टेड हो गया है, तो उसका एजुकेटेड स्टाफ यहाँ पे रहते होंगे, उसके ऑपरेशन स्टाफ यहाँ पे रहते होंगे। तो दुबई में भी क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई कॉस्मोपॉलिटन, दुबई कॉस्मोपॉलिटन इस तरह से है कि हर एक कंट्री के लोग वहाँ पे, करेक्ट, गांधीधाम अपना कॉस्मोपॉलिटन इसलिए कि यहाँ के कंट्री हर एक स्टेट के लोग अपने पास है। यस, तो आपकी बात सही है, दुबई जैसा तो शायद नहीं बन सके, लेकिन दुबई के पैरेलल बिजनेस में, जैसे दुबई में वहाँ का कोई बिजनेस नहीं है, वो वर्ल्ड के बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। यस, आज कच्छ का भी कैसा है कि आज रियल एस्टेट में देखिए तो बाकी जगह सब जगह पे स्लो है, लेकिन कच्छ जिस तरह से 5 साल में रियल एस्टेट में भागा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब गया है। एब्सोल्युटली, तो वो क्यों गया है, उसमें पूरा इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ है कच्छ, क्योंकि बाहर की जो भी ग्रुप्स आ रहे हैं वो पूरा है। तो दुबई के जैसे बिजनेस यहाँ पे डेवलप हो सकता है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट देख भी रही है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो पक्का आपने जो यूथ ने जो सोचा है कि आने वाले टाइम में जो होगा वो पक्का होगा। और जिस तरह से डीपी वर्ल्ड का भी डेवलपमेंट चल रहा है, वो तो बोल ही रहे हैं कि ये एरिया पूरा जेबेल वैली जैसा बन जाएगा आने वाले टाइम में 10 साल में। तो बात तो वही है सर, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इन इज आल्सो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा पैसा लाता ही है, फिर वो रोड हो, पोर्ट हो, पावर हो, तो दैट इज व्हाट वी आर आल्सो लुकिंग एट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सही बात है आपकी। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नियम ही है, जिस तरह से मैंने चैम्बर में देखा है या कोई ऑफिसर से सुना है कि आज गवर्नमेंट समझ लो एयरपोर्ट पे या ब्रिज पे 200 करोड़ डाल रही है, 100 करोड़ डाल रही है, तो उसका 7% इकोनॉमी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रिटर्न मिल रहा है। एक वो रूल है, मतलब ड्राफ्ट रूल है कि उतना तो मिनिमम मिल ही रहा है। तो जितनी भी कंट्रियां ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रही है, वो 6 साल 10 साल में उसका पैसा उतना निकल आता है। आज एयरपोर्ट का ही आप देख लीजिए, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले एयरपोर्ट में रोज के 15,000 20,000 तो मैक्सिमम हो गया अच्छे एयरपोर्ट पे बॉम्बे में।
आज अहमदाबाद से रोज की 55 से 60 हजार पैसेंजर की वो हो गई है। आज ट्रैवलिंग हो गई है। आज बॉम्बे है तो 1 लाख के ऊपर कर रहा है, दिल्ली 1.5 लाख के ऊपर जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना दिया है। वो काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का तो रोल इसमें बड़ा ही रहेगा। और कच्छ में तो जहां तक कच्छ का बात करें तो अभी काफी एयरपोर्ट भी एक कंडला में भी शायद डेवलप करने की बात है। और बाकी जो भी है रोड कनेक्टिविटी और सुधारने की बहुत जरूरत है। ट्रैफिक का बहुत अभी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी उसके ऊपर अच्छे से काम कर रही है। और आपका जो सपना है वो सही है कि दुबई नहीं तो दुबई के नजदीक तो मतलब डेवलपिंग में पहुंच सकता है, और क्योंकि इंटरनेशनली कनेक्टेड है पूरा, इसीलिए। सर, विल कम टू नाउ चेंबर ऑफ कॉमर्स सर, सिंस यू आर लीडिंग इट सर। वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारी जनरेशन के लिए कि आपको क्या लगता है, मतलब वी हैव नॉट अंडरस्टूड कि जीसीसीआई एग्जैक्टली व्हाट इज द वर्क ऑफ जीसीसीआई एंड जीसीसीआई बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो वो आप थोड़ा ब्रीफ दे सकते हैं? तो देखिए, जीसीसीआई का मैं कहूँ तो आज जैसे अपनी पहली स्टोरी बात हुई कि जब गांधीधाम की स्थापना हुई उसके 2 या 3 साल में ही गांधीधाम चैम्बर की स्थापना हुई थी। तो गुजरात चैम्बर के बाद शुरू होने वाला ये पहला चैम्बर है। पहले मैं थोड़ा उसका आपका बैकग्राउंड दे देता हूँ। और आज 74 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं जीसीसीआई ने। तो गांधीधाम के साथ ही गांधीधाम के ग्रोथ में जीसीसीआई का बड़ा योगदान है। मेरे से पहले तो काफी लोगों ने, मतलब भी काफी लोग है भी नहीं, उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया था, क्योंकि उस टाइम ना इतना मीडिया था, ना सोशल मीडिया था। उस टाइम गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने के गांधीधाम में ये जरूरत है, कंडला में ये जरूरत है। आज अहमदाबाद पहुंचना, गांधीनगर पहुंचना भी उस टाइम बहुत हार्ड था, मतलब 2-3 दिन का प्लानिंग करके जाना पड़ता था। लेकिन तभी भी उन्होंने गांधीधाम का जो सब लोगों ने सपना देखा था, और जिसी ने भी जीसीसीआई का ये मूड में मतलब जो थे, जैसे अभी एक है चंपालाल जी पारक में, उनका खास नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि जीसीसीआई की स्थापना से अब तक वो एक्टिव है कि कुछ भी अगर खराब हो रहा है गांधीधाम में तो आज की डेट में भी तुरंत उनका फोन आ जाता है कि ये इसमें आपको चैम्बर को एक्टिव होना पड़ेगा। ये थोड़ा उसका बैकग्राउंड था। अभी वर्क के बारे में बोले तो वर्क में ये है कि आज चैम्बर के साथ 3600-3700 मेंबर जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। एक फर्म में 2 मेंबर होते हैं, मतलब 7000-8000 लोग जुड़े हुए हैं। 20 से 25 से ज्यादा एसोसिएशन जो बड़ी बड़ी वो जुड़ी हुई है। इनडायरेक्टली भी जीसीसीआई की रीच 25,000 एंटरप्रेन्योर तक है। उन सब में कोई भी, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट में क्वेश्चन आया जिसमें गवर्नमेंट की कहीं पे भूल हो रही है, या गवर्नमेंट से ज्यादा डिमांड करनी है, या गवर्नमेंट कहीं पे गलत है, तो उनका ध्यान देने में चैम्बर का रोल बड़ा रहता है। कोई शिपिंग का प्रॉब्लम आया, कोई कंडला पोर्ट का आया, कंडला पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आगे बात करनी है। जैसे अभी हम लोग कंडला पोर्ट चेयरमैन साहब के साथ भी मिलके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको बोलते हैं, वो तुरंत उसको शॉर्ट आउट करते हैं। शॉर्ट आउट करने से 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो जो बिजनेस कर रहा है उसको भी काफी इजी हो रहा है, दूसरा कंडला पोर्ट का भी दिन ब दिन कार्गो अच्छे से बढ़ रहा है। तो कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन क्या है और क्यों इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। एक्स प्रॉब्लम है तो उसका ये वाई सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन क्यों होना चाहिए, वो पूरा एक अच्छे से प्लानिंग करके गांधीधाम चैम्बर ऑफ रजूआत करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो ऑफिसर्स है, जो मिनिस्टर, उनके पास हम लोग जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से गांधीधाम चैम्बर को बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा सहकार मिल रहा है। हम जब भी टाइम मांगते हैं, जब भी जाना होता है, और हमारे क्वेश्चन तो ध्यान से सुनते ही हैं, लेकिन हमको ही पूछते हैं कि इसका आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। हम बोलते हैं ये होना चाहिए, तो बोल मतलब ये क्यों होना चाहिए उसका भी वो लोग रीजन मांगते हैं। तो 80% शॉर्ट आउट तो वहीं पे हो जाता है। और चैम्बर पे सब व्यापारियों को इतना विश्वास है, ऐसा नहीं हूं मैं हूं इसलिए, लेकिन जो भी प्रेसिडेंट रहा है गांधीधाम चैम्बर को हमेशा सब लोगों ने, सबकी अपनी अपनी संस्थाएं, व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गांधीधाम चैम्बर को एक मदर ट्रस्ट के नाम से मतलब एक जानते हैं कि जितना वो उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और उनके ही सहयोग से पूरा चैम्बर चल रहा है और शॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो गांधीधाम चैम्बर हमेशा, मैं ये कहूंगा कि गांधीधाम के डेवलपमेंट में, कच्छ के डेवलपमेंट में एक की रोल में रहा है, और आगे भी जिस तरह से काम हो रहा है की रोल में रहेगा जी। एंड सर, जीसीसीआई इतना मेहनत कर रहा है, इट्स ऑलवेज इन द न्यूज़, वी आर ऑलवेज लिसनिंग सर। ऐसा कुछ व्हाट इज द जीसीसीआई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन? हमसे चैम्बर क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? ये बहुत अच्छा सवाल है और आपका, और ये मैं आपके ये पॉडकास्ट के थ्रू में भी मैं बोलना चाहूंगा कि हम जितना देख रहे हैं उतना अभी नेक्स्ट जनरेशन इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो पुराने मेंबर वो चल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ड्यू टू वो आज देख रहे हैं कि मोबाइल का जिस तरह से क्रेज हो चुका है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का जिस तरह से क्रेज हो चुका है, काम 25 मिनट का है, लेकिन लैपटॉप पे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठेंगे, कुछ ना कुछ भी सोशल मीडिया की साइड या व्हाटएवर। तो मैं खास कहना चाहूंगा कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म में आप इन्वॉल्व होइए। ये मैं मेरे अनुभव से ही बताऊंगा कि मैं नहीं था कुछ, मैं चैम्बर में आया
चैम्बर के कारण बाद में मैं गुजरात चैम्बर में भी एक्टिव हुआ। जी। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं सेक्रेटरी था। उसमें मेरे को काफी सीखने को मिला था कि पूरे स्टेट के जितने भी चैम्बर्स थे उनके क्वेश्चन आते थे, जिन्हें मैंने इससे पहले Yes. बताया। उसका हम कोष्टक बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा भाई जीएडीसी का ये प्रश्न है तो पोरबंदर का भी वो है, वापी का भी वो है, राजकोट का भी वो है, सूरत का भी वो है। हम लोग जनरल क्वेश्चन करके सीएम साहब के साथ बैठते थे, 1 to 1 उसका शॉर्ट आउट होता था। उसमें चलो वो शॉर्ट आउट हो गया, मेरे इनसे सब पहचान हो गई, वो भी अलग बात होगी। लेकिन मेरा ये हुआ कि वो गुजरात चैम्बर में इन्वॉल्व होने से मैं जो कच्छ में बिजनेस कर रहा था लैंड का, रियल एस्टेट का, मेरा इतना अच्छा नेटवर्किंग हो गया। फिर वहां से किसी को भी यहाँ पे लैंड रिक्वायरमेंट थी तो मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसे बढ़ता गया है। करेक्ट। मैं जब चैम्बर में गया मेरा टारगेट बिजनेस बढ़ाने का नहीं था, लेकिन थोड़ी देर पहले बोला नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। Yes. तो वन काइंड ऑफ मेरा इनकम का सोर्स ही वो बन गया, मेरी नेटवर्किंग। आज कच्छ में कोई भी आ रहा है, ये महेश भाई हमको यहाँ पे 50 एकड़ जमीन दिला दो, यहाँ पे 30 एकड़ जमीन करना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर रोके, कहाँ से स्टाफ रखे, ऐसे ऐसे मैं बोलूंगा कि कम से कम 100 एक इंडस्ट्रीज को मैंने यहाँ पे कच्छ में एस्टेब्लिश किया होगा। उसके बाद हमारे ये जैसे मैंने बताया इन्वॉल्व होने की बात करें, इन्वॉल्व होने के बाद मेरे को ये पता चला कि काफी लोगों को 5000 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, उसको 5-10 एकड़ लेनी पड़ रही है। फिर हम लोगों ने प्लान किया इंडस्ट्रियल पार्क। जी। वो मैं गुजरात चैम्बर गया तो मेरे को ये वाइब्रेंट का पार्ट बनने का मौका मिला। 2018 में हम लोग वाइब्रेंट सीएम साहब गुजरात। के साथ, हाँ, जी। जर्मनी, दुबई सब जगह पे गए थे। वहां पे इंडस्ट्रियल पार्क ऐसा देखा कि प्लग एंड प्ले कर दो, आपको उसको टाइटल नहीं देखना है, उसको एनए नहीं कराना है, इसको रोड का कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं, उसको लाइट का प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आते ही सीधा हम लोगों ने सोचा, और पहले पोर्ट बीज 1 जो हमारा कंडला मुंद्रा हाईवे पे है जी। वो किया। सीएम साहब के हाथों उनका उद्घाटन भी हुआ, सीएम साहब खुद आए। इतना सक्सेस गए कि 2-3 महीने में हमने पोर्ट बीज 2 किया, पोर्ट बीज 3 किया, दोनों वही रोड पे। करेक्ट। तो ये मेरा तब हुआ है कि मैं यहाँ सब जगह पे जाता था। जैसे आपका क्वेश्चन था मूड, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ Yes. कि आपसे क्या एक्सेप्टेशन करते हैं नए Yes. यूथ से। Yes. नए यूथ से यही एक्सेप्ट मैं करता हूँ कि आप इस तरह के जहाँ पे भी आपका शौक हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अपना खुद का एसोसिएशन हो, आपकी कास्ट का बिजनेस एसोसिएशन हो, उसमें आप जाइए तो एक आपका बड़ा नेटवर्क होगा। और जैसे ही बातें करेंगे आपके पास नॉलेज होगा, बिजनेस उसी में से निकलता जाएगा, प्रॉफिट उसी में से निकलता जाएगा। जी। मैं आज जहाँ पे भी हूँ, जो भी स्टेज पे यहाँ पे पहुंचा हूँ, चाहे जीसीसीआई का या बिजनेस में जो भी स्टेज में पहुंचे हैं, मैं बोलूंगा 100% मेरे नेटवर्किंग के कारण ही हूँ, क्योंकि मेरा इतना एजुकेशन नहीं है। मैं एफवाई में ही मैंने कॉलेज लगभग छोड़ा था, एसवाई से तो फुल टाइम में ऑफिस पे बैठ गया था। फिर भी आज की डेट में भी आप कोई भी सिटी बोलोगे, गुजरात में तो कोई भी बोलो, इवन बाहर भी, तो वहां पे मैं आपको 5 नंबर ऐसे दूंगा कि भाई आप ये बिजनेस के लिए जा रहे हो तो भाई इसका कांटेक्ट कर लीजिए आप, या तो ये आपको शॉर्ट आउट करा देगा। तो आज वो नेटवर्किंग के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। मेरे मतलब आगे बढ़ने का कारण नेटवर्क है। और जो भी बढ़े आप देख लीजिए, कोई भी इतिहास देख लीजिए आप, जो भी बढ़े उसके नेटवर्किंग के कारण ही बढ़े होंगे। तो आपसे या आपकी एज के यूथ से यही एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइप के एसोसिएशन में जितना हो सके इन्वॉल्व कीजिए, फायदा आपका ही है उसमें, यही समझ के आप जाइए। कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा हो मोटा, प्रोग्राम के लिए मत जाइए, वहां पे 10 लोगों से आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, उसके लिए जाइए। करेक्ट। आई थिंक आई ऑल्सो अग्री सर कि हमारी जनरेशन अगर कुछ अब लैक करती है तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है, बिकॉज सब कुछ फोन पे हो रहा है तो फोन पे इतने बिजी हो गए हैं, तो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन ही नहीं रहा है। तो आई थिंक दैट इज वन माइंड शिफ्ट चेंज आई वुड आस्क ऑल माय व्यूअर्स कि दिस इज वन माइंड शिफ्ट चेंज कि हमें जो इनकलकेट करना है हमारी लाइफ्स में। एंड सर एनीथिंग यू वुड लाइक टू पुट towards our viewers, something that we would embrace, any message for every entrepreneur in Gandhidham? मैं तो बस ये चैम्बर की तरफ से या मेरी तरफ से आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप एक ऐसे डेस्टिनेशन पे, ऐसे बिजनेस हब में बैठे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ होगा। जैसे आगे भी बोला है, फिर से एक बार बोलूंगा कि जो 60 साल में ग्रोथ हुआ है, 1947 से लेके 2014 तक इंडिया की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन थी या 2.60 थी। आप इतना ही बस सोचिए कि 60 साल में जो भारत बढ़ा है वो एक 10 साल में बढ़ा है। तो मैं ये बोलूंगा जो 10 साल में बढ़ा है ना, वो नेक्स्ट 5 साल में बढ़ेगा। और तो इसका आप अच्छे से अच्छा चांस लीजिए। और मैं एक बात खास बोलना चाहूंगा कि आने वाले 10 साल जो इंडिया के हैं, गुजरात के हैं, कच्छ के हैं, ऐसे आने वाले 50 साल में वो साल वापस नहीं आएंगे। इतना ग्रोथ है आने वाले टाइम में। तो आपके टाइम में ये गोल्डन पीरियड है, उसका हो सके इतना आप सब लोग फायदा लीजिए। और कुछ भी आपको बिजनेस के लिए नॉलेज चाहिए, कुछ गाइडलाइन चाहिए, तो गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा गांधीधाम के लिए, कच्छ के लिए हाजिर है। हम लोग भी है, कुछ भी हमारे जैसा काम हो, कोई आपको गाइडलाइन चाहिए कोई भी बिजनेस में, तो भी जरूर आइएगा। और आप सबके ऊपर ही कच्छ का डेवलपमेंट, गांधीधाम का ग्रोथ है, गुजरात का ग्रोथ है। मतलब मैं बोलूंगा कि आने वाले टाइम में
फ्यूचर हैं आप, क्योंकि इंडिया की 30% या 40% इंडिया का भी ताकत ही इसीलिए है कि अपना 25 से 45 ईयर्स की 40 से 50 करोड़ अपने पास पॉपुलेशन है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत वही है जो आप है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for your time. थैंक यू सो मच आज का ये मौका देने के लिए गांधीधाम चैम्बर को और मुझे। Thank you, sir. थैंक यू।